पावर से लोग नेता बनते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि उनकी बस एक ही उपलब्धि और खूबी है कि वो लालू यादव के बड़े बेटे हैं। उनको वन पर्यावरण वगैरह मिला है तो जंगल में मंगल करेंगे। राजनीति में तो संभावनाओं का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हाँ। वो संभावनाओं का ही दरवाजा था जिसने नीतीश और तेजस्वी को, नहीं तो नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ कहा था, बीजेपी के साथ चले गए। आरजेडी के बारे में जो कह करके निकले थे कि कफन में जेब नहीं होती, लेकिन चले आए। बिहार की नई सरकार के गठन के 5 दिन बाद आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और जीतन राम मांझी की हम के बीच सहमति बन गई है और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसा दिखता है बिहार का नया मंत्रिमंडल। हमारे साथ इस वीडियो में हमें जानकारी देंगे वरिष्ठ पत्रकार राठौर विचित्रमणि जी। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बिहार में हुआ क्या, ये कैसे जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा, क्या हुआ इसके पीछे? इसके पीछे पहली बात तो यह है कि दूसरे राज्यों से बिहार थोड़ा अलग है। बिहार, खासकर नीतीश कुमार ने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में राजनीति की है, दूसरी जगहों पे सत्ता परिवर्तन होता है तो वहाँ मुख्यमंत्री बदलता है। बिहार एक अनूठा मामला है यहाँ, जहाँ मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री तो वहीं रहता है, उप मुख्यमंत्री बस बदलता है जी। आप देखिए कि पहले सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के उप मुख्यमंत्री होते थे, फिर वो महागठबंधन में आए लालू प्रसाद के साथ, तो तेजस्वी बने, फिर सुशील मोदी बने, फिर जेडीयू के बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री बने, और अब फिर से जब वो लालू पाला में आए या महागठबंधन में आ गए हैं तो तेजस्वी यादव उनके उप मुख्यमंत्री हो गए। इसके पीछे कई किस्से हैं, कई कहानियाँ हैं और वो वास्तविकताओं से जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ उनका गठबंधन 1996 से है, लेकिन उस समय के गठबंधन में, जब वाजपेयी के समय में उन्होंने गठबंधन किया था, तब बिहार में जो नीतीश कुमार कहते थे वही होता था। लेकिन ये सिलसिला 2013 तक चला, जब तक मोदी युग का प्रादुर्भाव बीजेपी में नहीं हुआ। तो होता क्या था उस समय कि जो नीतीश का अपर हैंड था, बीजेपी वही करती थी जो नीतीश कुमार चाहते थे। जब बीजेपी का दौर बदला, अटल आडवाणी की जगह मोदी शाह का युग आया, तो उन्होंने बीजेपी को डोमिनेट बनाने की, बीजेपी डोमिनेंस ही अपनी दिखाने लगी, और बीजेपी में जब अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश हुई तो महत्वाकांक्षाओं का कह लें, सत्ता का कह लें, एक टकराव शुरू हुआ। वो टकराव इस तरह सामने आया कि नीतीश कुमार अपने आप को कंफर्ट नहीं फील कर रहे थे। उनकी स्थिति ये थी कि उनको लगता था कि बीजेपी हमको दबाने की कोशिश कर रही है। उसके कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण 2019 का लोकसभा चुनाव इन दोनों लोगों ने मिलकर लड़ा। उसमें 16 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जीती, 17 पर बीजेपी जीती। बिहार से बीजेपी ने 5 मंत्री बनाए, लेकिन इनको 1 मंत्री का ऑफर दिया। ये उस बात के लिए तैयार नहीं थे। इनका ये मानना था कि हमको भी 5 मिले, 5 नहीं तो 4 मिले। उसको केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया। दूसरी उसके बाद घटना हुई जब विधानसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चिराग पासवान जो उस समय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे, वो अलग से चुनाव लड़े, और उन्होंने चुनाव लड़ा तो सिर्फ 19 सीटों पर लड़ा जिसपे नीतीश कुमार के उम्मीदवार थे जी। कई जगह पर तो उन्होंने बीजेपी के ही जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उन लोगों को टिकट दिया, और वो लोग बीजेपी से निकाले गए, बाद में बीजेपी में आ गए। नतीजा ये निकला कि बीजेपी तो 74 सीटें जीती, लेकिन नीतीश कुमार 43 सीटों पर आ गए। नीतीश कुमार विधानसभा में बीजेपी से बड़ी पार्टी होते थे, वो अचानक बहुत छोटी पार्टी हो गए। बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनाना एक किस्म के एहसान से लाद देना था, और उसमें उनका वर्चस्व नहीं रहा। आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री का जो एक इकबाल होता है वो इकबाल नहीं रहा, जो कि आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको राज करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद फिर यहाँ के बाद स्थिति ये बिगड़ी कि अंत में जब पिछली बार मंत्रिमंडल विस्तार केंद्र में हो रहा था, तो इन्होंने आरसीपी सिंह को लगाया था कि भाई आप जाकर के केंद्र से बात कीजिए। ये केंद्र से बात करने आए और खुद ही मंत्री बन गए।
तो नीतीश कुमार को यह लगा कि आरसीपी सिंह को बीजेपी ने पीछे से हमारे खिलाफ कुछ समझाया बुझाया होगा, उसने उनको फोड़ लिया और वो मंत्री बनने की चाहत में चुपचाप अपने ही मंत्री बन गए। ये सारी घटनाएं थीं जिसने धीरे धीरे नीतीश कुमार को ये समझाया। और ऊपर से बिहार में बीजेपी के नेता जो ऊपर तो अमित शाह या बड़े नेता जो बीजेपी के थे वो बार बार कहते थे कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार है, लेकिन छोटे नेता कुछ न कुछ चुभने वाली बातें करते थे। ये तो हुई एक तरफा। अब ये तो नीतीश कुमार को प्रॉब्लम थी। अब इसके लिए लालू यादव, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव क्यों आए? तेजस्वी यादव को तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तेजस्वी यादव एबीपी न्यूज के ही एक प्रोग्राम में बोले थे कि जब हमारे एंकर ने पूछा कि क्या आप कभी नीतीश कुमार से मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप स्टैम्प पेपर मंगाइए कोर्ट का, उस पर मैं लिख करके देता हूं कि कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन वो मिल गए। तो क्यों मिल गए? इसके पीछे एक कहानी आती, मैं नहीं जानता हूँ वो सही है या गलत है, लेकिन ये था कि बिहार में कुछ समय पहले अभी जेपी नड्डा गए थे। हाँ। नड्डा साहब ने वहाँ जा कर के बयान दिया कि छोटी छोटी पार्टियां नहीं रहेंगी, बीजेपी रहेगी। इसने नीतीश कुमार और लालू यादव, ये तेजस्वी यादव को, या जेडीयू और आरजेडी जैसे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन पार्टियों को विवश किया कि वो एक रास्ते पर आए। दूसरी बात कि नीतीश ये तेजस्वी तक ये बात किसी तरह पहुंची, ये बात फैलाई हुई थी या ये बात सही थी नहीं मालूम, कि बिहार में बीजेपी की कोशिश है कि उसके जो गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र में, नित्यानंद राय, उनको वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके और नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ के अपनी सरकार बना ली। नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री क्यों बनाने का, उनको बहुत लोग जानते भी नहीं, लेकिन वो यादव जाति से आते हैं। बिहार में यादव एक प्रभावशाली जाति है, करीब 14-15% उनकी आबादी है। लालू यादव उसके सबसे बड़े नेता हैं। तेजस्वी यादव उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगर कहीं नित्यानंद राय के रूप में यादवों को अपना नया नेता मिल जाएगा तो आरजेडी का तो जनाधार खिसक जाएगा। उनको डर था कि कहीं यादव उधर न चले जाएं। तो ये डर, कई बार क्या होता है कि जितना आदमी एक दूसरे के साथ प्रेम से नहीं मिलता, उससे ज़्यादा डर से भी मिलता है। तो किसी तीसरे के डर ने इन दोनों लोगों को मिला दिया। और ये तो सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में आम तौर पर सत्ता महत्वपूर्ण है, और उस सत्ता के लिए ये लोग एक साथ आज दिख रहे हैं। विचित्र जी, एक और चीज़ हमारे ऑडियंस को बताइए कि आज क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री जेडीयू ने अपने पास रखी, कौन कौन सी आरजेडी को दी, और इसके पीछे का क्या कारण था? देखिए, जब सरकार का गठन होने की बात आई थी और ये हो गया कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो नीतीश और तेजस्वी के बीच ये भी तय होना था कि चूंकि नीतीश के पास 45 हो गए, 2 बढ़ के 45 विधायक हैं। हाँ। उनके पास 79 हैं, तो उनके ज़्यादा विधायक हैं तो उनके ज़्यादा मंत्री बनेंगे। तो वही हुआ, उनके मंत्री ज़्यादा बनने थे, पहले से तय था। हाँ। असल लड़ाई थी होम मिनिस्ट्री की। जी। नीतीश कुमार चाहते थे कि होम मिनिस्ट्री मेरे पास रहे, ऐसी खबरें आ रही थी। तेजस्वी यादव चाहते थे कि होम मिनिस्ट्री उनको मिले, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार की चल गई। अच्छा। एक महत्वपूर्ण मंत्रालय, और जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं 2005 से, गृह मंत्रालय वो अपने पास ही रखते थे। दूसरा एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के बारे में भी चर्चा थी कि वो आरजेडी को मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन वो भी मंत्रालय चला गया जेडीयू को। एनर्जी जेडीयू को मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेडीयू ने कोई सब कुछ ले लिया है। बाकी मंत्रालय इन्हीं को मिला है, पीडब्ल्यूडी इनको मिला है, स्वास्थ्य इनको मिला है, ये कुछ कृषि मंत्रालय इनको मिला है। ये सारे विभाग इनको मिले हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव अपना विधानसभा का स्पीकर बनाने में कामयाब रहे हैं। हाँ। स्पीकर आरजेडी की पार्टी का हो, तो जब कभी कहीं लालू आरजेडी और जेडीयू में कुछ मैंने विधायकों को लेकर के कोई कन्फ्लिक्ट होगा या संघर्ष होगा, तो उस समय तेजस्वी यादव को ये रहेगा कि स्पीकर हमारा है, वो हमारे लिए काम आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि
तो बात ये थी कि स्पीकर क्योंकि अब आरजेडी की पार्टी का होगा तो होम मिनिस्ट्री जेडीयू ने रख ली, तो मतलब हाँ, वो हमें लगता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी बार्गेनिंग हुई हो या बातचीत हुई हो आपस में, लेकिन नीतीश क्योंकि कुमार लड़ाई होम मिनिस्ट्री की हाँ, ही थी। नीतीश कुमार का ये रहा होगा। नीतीश कुमार बहुत टफ निगोशिएटर हैं। नीतीश कुमार के पास संख्या कम रहे तो भी वो जानते हैं कि कैसे हमको अपने आप को अपर हैंड रखना है। आप ये देखिए कि बिहार में चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, दोनों नीतीश कुमार की तुलना में बड़ी पार्टी हैं, लेकिन वो दोनों जूनियर पार्टनर बन करके सरकार में शामिल होती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं, तो नीतीश कुमार ये जानते हैं, तो यदि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं 45 विधायक होकर के एक 79 विधायक वाले के कंधे पर चढ़कर, और वो भी तब जबकि बीजेपी से वो छिटके हैं, बीजेपी को मतलब एक तरह से आंख दिखाकर, तो इतना तो हुनर जानते ही होंगे कि कैसे गृह मंत्रालय अपने पास रखा जाए। विचित्र जी, ये तो पहले से भी बहुत हमने सुना है कि तेजस्वी कहीं ना कहीं तेज प्रताप पे भारी पड़ते हैं, और इस बार आज तेज प्रताप ने बाकी विधायकों की तरह नॉर्मली ओथ ली, बाकी एक तरह से कह सकते हैं कि भीड़ में कहीं खो से गए, जबकि वो बड़े बेटे हैं लालू यादव के, तो एक वो रुतबा जो होता था वो अभी नॉर्मल विधायकों की तरह उन्होंने ओथ लिया। तो अभी क्या ये बोल सकते हैं कि ऑफिशियली अब तेजस्वी तेज प्रताप पे मतलब अपने बड़े भाई पे भारी पड़ गए? आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली तो 7 साल पहले ही भारी पड़ गए थे। जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तभी तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने थे। उस समय भी तेज प्रताप सिर्फ मंत्री ही थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बने थे। तेजस्वी की उम्र 26 साल थी उस समय, मात्र 26, और ये 27 साल के थे। तो 26 साल की उम्र में छोटे भाई तेज प्रताप के, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, तो उसी समय ये स्पष्ट था। प्लस दूसरी बात तब ये साफ समझ में आ गया कि तेजस्वी ही पार्टी के नेता हैं। जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, पिछला विधानसभा चुनाव ऐसा था बिहार में जो 1990 के बाद लालू यादव की गैर मौजूदगी में हुआ। उससे पर 1990 का चुनाव हो, 95 का चुनाव हो, 2000 का चुनाव हो, 2005 में 2 बार विधानसभा का चुनाव हुआ, 2010 में चुनाव हुआ, 15 में हुआ। हर चुनाव में लालू यादव विधानसभा में चाहे जनता दल पहले रहा हो या बाद में राष्ट्रीय जनता दल उन्होंने बनाया, वही स्टार कैंपेनर थे, उन्हीं के नाम पर प्रचार होता था। लेकिन 2020 के चुनाव लालू यादव जेल में थे और तेजस्वी ने लड़ा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चुनावी सभाओं में लालू यादव के पोस्टर नहीं होते थे, तेजस्वी के होते थे। वो पूरी तरह से, एक तरह से कहें तो पॉलिटिक्स का सिनेरियो बदल रहा था। तेजस्वी यादव ये दिखा रहे थे कि मैं यूथ आइकन हूँ, जो युवाओं की आकांक्षाएं हैं उनको मैं पूरा करना जानता हूँ। और अब अगला जो नया आरजेडी है, नया राष्ट्रीय जनता दल है, वो तेजस्वी का है। और उसी से ये साबित हो गया था उस समय कि मैं, जब आपको याद होगा, वो हर चुनाव सभा में ये बोलते थे कि जब मेरी सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पहली कैबिनेट में 10 लाख। तो वो जानते थे कि वो बनेंगे। तेज प्रताप कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे उस समय। तेज प्रताप को शायद मंत्री नहीं भी बनाया जाता, लेकिन वो लालू यादव के बेटे हैं। लालू यादव नहीं चाहते कि एक बेटे का दिल टूटे। इन लोगों के लिए राजनीति जो है वो अपने पारिवारिक मैटर हो गया है कि भाई चलो, ये तो परिवार का एक खेल है, परिवार की एक संपत्ति उन लोगों ने बना दी है। समाज सेवा का मामला नहीं रह गया कि चलो भाई बड़े बेटे को राजपाट दे दिए, छोटा भी नाराज ना हो तो इसको दे दो। आप देखिए कि और इस तरह से तेज प्रताप, जब तक लालू यादव और राबड़ी देवी हैं, मुझे लगता है कि तेज प्रताप रहेंगे मंत्री, जब तक इन लोगों का, लालू यादव का राजनीतिक दबदबा और दखल बना है। तो मुझे लगता है कि उनकी बस एक ही उपलब्धि और खूबी है कि वो लालू यादव के बड़े बेटे हैं। अब इसीलिए वो मंत्रिमंडल में नीतीश के सरकार में बने हुए हैं। उनको वन पर्यावरण वगैरह मिला है, तो जंगल में मंगल करेंगे। बिहार में 50 से ज़्यादा कम से कम जातियां हैं अभी, तो कौन कौन सी ऐसी जातियां और क्यों इन्हीं कुछ गिने चुने जातियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है? इन पे क्यों इतना भारी एम्फेसिस रहता है? देखिए, जातियां, बिल्कुल आपने सही कहा, जातियों की संख्या चाहे जितनी भी हो, बिहार में जाति से ज़्यादा जमात का मामला है कि हम किस तबके से आते हैं। जैसे पिछड़ा वर्ग, उसमें यादव भी आते हैं, कुर्मी आते हैं, कोयरी आते हैं, वो ओबीसी में आ गए।
एक नया तबका है एमबीसी, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है। उसमें तमाम वो कास्ट आते हैं, जैसे एक मंत्री बनी है महिला उनुनिया है, उस तरह से तमाम ये आते हैं। दलित हैं तो दलित में सभी आते हैं, उसमें मुसहर हैं, दुसाध हैं और तमाम जातियां हैं। तो वो सारी जातियां जो आती हैं वो तो अब हर जाति के, अब आपको 30, 32, 35 मंत्री बनाने हैं, तो ये तो संभव नहीं होगा कि हर जाति का बने। लेकिन एक चीज़ और भी है कि बातें चाहे कितनी भी कर ली जाए, जब सत्ता भोगने का टाइम आता है तो उस समय जिस जाति का प्रभुत्व ज़्यादा होता है उसको ही प्रमुखता मिलती है। अब इस सरकार में चाहे वो नीतीश की पार्टी से हो चाहे आरजेडी से हो, सबसे ज़्यादा मंत्री हैं यादव, 8 यादव मंत्री हैं, वो करीब करीब 25% हैं। बिहार में यादवों की आबादी 15% है। लेकिन चूँकि वो एक प्रभावशाली जाति है, पिछले 30-32 जब से लालू यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब से, पहले भी यादव प्रभावशाली जातियाँ थी, राम लखन यादव और वो मंडल जी थे जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें दी थी, तो वो लोग बड़े यादव नेता थे। और लेकिन लालू यादव जब से 1990 में मुख्यमंत्री बने तब से यादवों का राजनीतिक दबदबा ज़्यादा बढ़ा और वो आज तक कायम है। तो वो दिखा। सवर्णों को देखिए, सवर्णों की संख्या बिहार में तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन उनको ठीक ठाक मिला है। उनको 6 मंत्री हैं, 3 राजपूत हैं, 2 भूमिहार हैं और इस तरह से हैं। तो मेरे कहने का है कि मंत्रालय बांटते समय कई चीज़ें होती हैं जो कहने के लिए होती हैं। जैसे जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैं ओबीसी, मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, तो प्रधानमंत्री तो एक जाति से होंगे, लेकिन पिछड़ा कहते हैं तो वो सारे पिछड़ों को समाहित कर लेते हैं। तो लालू यादव चाहे तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, ये लोग जब बोलते हैं कि हम पिछड़े समाज से हैं, तो वो सबका उनको वोट तो सबका चाहिए, तो सबको जोड़ना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये बात है कि मंत्रिमंडल में जगह मिलने की, तो जगह देते समय जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं उन्हीं को जगह मिल पाती है, ये बात है। अच्छा, क्योंकि अब इनका गठबंधन टूटा जेडीयू और बीजेपी का, तो ये ऐसा क्या रीजन है? बाकी सारे स्टेट्स में तो बीजेपी पावरफुल होती जा रही है, बीजेपी बिहार में क्यों नहीं कोई अपना ताकतवर नेता खड़ा कर पाई अभी तक? ये सवाल ऐसा नहीं है। बिहार में पहली बात तो ये है कि 1996 से लेकर 2013 तक बीजेपी नीतीश कुमार के साए में रही। हाँ, बिल्कुल। तो नीतीश कुमार एक बड़े बरगद थे, तो उसके नीचे बीजेपी का पौधा पनप ही नहीं पाया, वो छोटा रह गया जी। उसके बाद 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी आए, तो मोदी और अमित शाह के दौर में बीजेपी ने ये कोशिश की कि बिहार में हमारा असर हो। उसने कई नेताओं को निकाला जी। लेकिन उन नेताओं की अपनी सीमाएं हैं और उसकी भी वजह फिर वही है। जैसे पहले बीजेपी नीतीश कुमार, ये मेरा मानना है कि जैसे पहले बीजेपी नीतीश जैसे बरगद के नीचे दब गई, वैसे ही बिहार में अभी बीजेपी प्रधानमंत्री की छवि के बरगद के नीचे दब गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री का कद इतना बड़ा है, सारा चुनाव उनके नाम पर लड़ा जाता है। आप देखिए कि 2020 का जो चुनाव हो रहा था, आरजेडी का चुनाव तेजस्वी के नाम पर लड़ा जा रहा था। जेडीयू, नीतीश कुमार जेडीयू के लिए लड़ रहे थे, बीजेपी की पूरी लड़ाई तो प्रधानमंत्री लड़ रहे थे। तो जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएं, तो आप उसके बाद क्षेत्रीय नेताओं के लिए क्या जगह बचेगी? तो इसी कारण से वहां पर कई नेताओं को आंचलिक तौर पे उभारने की कोशिश की कि चलो भाई, कोई पटना संभाग का हो जाएगा, कोई भोजपुर बेल्ट का हो जाएगा, कोई मैथिल इलाके। लेकिन वो अलग अलग जातियों से भी, चाहे लालू यादव के बड़े करीबी रामकृपाल यादव को लाया गया पटना से, नित्यानंद राय हैं यादव से हैं, और उसके अलावा सुशील कुमार मोदी थे ही, इसके अलावा अभी तमाम ओबीसी नेताओं को। लेकिन वो सारे नेताएं कोई किसी का उस तरह से बड़ी पर्सनालिटी नहीं बन पाई। वजह यह है कि सारी पर्सनालिटी वो प्रधानमंत्री की छवि में ये हो जाती है। अब ये हो सकता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, जबकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, राजनाथ सिंह थे वहाँ से जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन वो सारा चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ा गया। उस समय तक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए 2017 में, आज हर कोई जानता है कि बीजेपी के पास एक उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम है। अब तो ये भी कहा जाता है कि उनके बाद शाह हैं या योगी हैं, कौन है, ये भी बात होती है।
तो उसी तरह से अगर मोदी के ही नाम पर बीजेपी अगला चुनाव भी देखिएगा लड़ेगी, अगर बीजेपी वहाँ कहीं पावर में आ जाएगी तो उस स्थिति में जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी वो कल को बड़ा नेता हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब पावर से लोग नेता बनते हैं। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राठौर विचित्र जी। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ऑडियंस को एक इंसाइट मिल गया होगा कि कैसे और कौन से नेता बिहार के मंत्रिमंडल में इस वक्त शामिल हुए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी के साथ।